आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। खबर दोपहर में बात करेंगे तीसरे महाज की तैयारियों की। दो 2019 में इक़्तिदार में आई बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत की दूसरी पारी की अभी आधी मुद्दत भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन 2024 के आम इंतखाबात को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ सरगर्म नजर आने लगा है। एनसीपी चीफ शरद पवार की प्रशांत किशोर से हाल ही में 2 मरतबा मुलाकात हो चुकी है और आज शरद पवार के घर पर गैर बीजेपी पार्टियों की अहम मीटिंग होने जा रही है। जराये के मुताबिक आज की मीटिंग में 15 से 20 बड़े अपोजिशन लीडरान शामिल हो सकते हैं। साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा, जो गुज़िश्ता दिनों तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन्होंने राष्ट्र मंच के नाम से एक फोरम बना रखा है। इसी राष्ट्र मंच के बैनर तले शरद पवार के घर पर मीटिंग तलब की गई है। ऐसे इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस को अहम किरदार देने पर गौर-ख्वाज किया जा सकता है। अब ऐसे में खुद को अपोजिशन समझने वाली कांग्रेस का शरद पवार की इन कोशिशों में क्या रोल रहेगा, अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के साथ हुकूमत में शामिल कांग्रेस महाराष्ट्र में अकेले इंतखाबात में उतरने का ऐलान कर चुकी है। वैसे आम इंतखाबात से कबल हिज़्ब इख्तिलाफ का कोई इत्तेहाद बनाए जाने पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस दरमियान कई रियासतों में इंतखाबात होने हैं और हर इंतखाबात के नताइज के बाद नई ताकत सामने आ सकती है, जो नई हिकमत अमली को जन्म दे सकती है। तो आपको बता दें कि आज बहुत ही अहम मीटिंग होने जा रही है। ओपोजिशन लीडर्स की शरद पवार की सदारत में मीटिंग होनी है। काफी अहम इस मीटिंग को इसलिए भी समझा जाता है क्योंकि शरद पवार इससे पहले प्रशांत किशोर से 2 बार मिल चुके हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रशांत किशोर, आपको बता दें, उन्होंने ही रोड मैप तैयार किया था ममता बनर्जी के लिए, जिसके जरिए वो जीत हासिल कर पाई, और वहीं डीएमके के लिए भी उन्होंने जीत का रास्ता, एक स्ट्रैटेजी तैयार की थी। तो इस वजह से इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि शरद पवार तमाम तरह अपोजिशन लीडरान से मिलने जा रहे हैं। तो माना यह जा रहा है कि एक थर्ड फ्रंट की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि तमाम तरह लीडरान जो इस मीटिंग में शिरकत करने जा रहे हैं, उनका कहना है कि ये कोई थर्ड फ्रंट के कयाम के लिए ये मीटिंग नहीं की जा रही है, बल्कि एक गैदरिंग है जिस पर दीगर नेशनल इश्यूज को लेकर बात की जाएगी। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ये एक इनिशिएटिव है कि थर्ड फ्रंट को आगे बनाया जा सके। ऐसे में कांग्रेस इस मीटिंग में कहीं ना कहीं पीछे होते हुए दिखाई दे रही है। काफी अहम रोल कांग्रेस का इस मीटिंग में नहीं दिख रहा है। क्या कांग्रेस इस थर्ड फ्रंट का आगे चलकर हिस्सा बन पाएगी, और अगर बन भी पाएगी तो क्या वो रोल जो आज तक निभाती आई है एक अहम ऑपोजिशन के हिसाब से, क्या वही रोल रहेगा, या फिर शरद पवार और यशवंत सिन्हा की ये कोशिश रहेगी कि एक नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस थर्ड फ्रंट तैयार किया जाए। तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन विश्वास पाठक, साथ ही साथ एनसीपी स्पोक्स पर्सन बृजमोहन श्रीवास्तव और कांग्रेस स्पोक्स पर्सन गोपाल तिवारी जुड़ चुके हैं। तीनों का खैर मकदम है। सबसे पहले जानना चाहेंगे बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपसे कि ये जो मीटिंग होने जा रही है, शरद पवार जिसकी सदारत करने जा रहे हैं, क्या थर्ड फ्रंट की तैयारी शुरू हो चुकी है? मुंजा जी, मैं सबसे पहले तो आपसे कहना चाहूंगा कि ये थर्ड फ्रंट जैसा कंसेप्ट अब इस मुल्क में नहीं आ सकता। ये 2 ही फ्रंट होंगे, एक सत्ताधारी पक्ष होगा और दूसरा वो लोग होंगे जो सत्ताधारी पक्ष की नीतियों से या उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, एक वो होगा। तो ये से तीसरा फ्रंट कहना मैं सोचता हूँ शायद गलत होगा। और जहां तक बात है कि ये चूंकि आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब का एक फोरम है राष्ट्र मंच के माध्यम से, जिसमें वो सारे लोगों को इकट्ठा करके बातचीत करते हैं, तो ये उसके उस बैनर के तहत ये सारी बात शुरू हुई है। और उस बैनर के तहत सारे जो हमारे देश के नेता हैं, जो इस समय वर्तमान परिस्थिति से चिंतित हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो अभी केंद्र में सरकार है
वो अपनी जो उन्होंने वायदे किए थे उस वायदों के अनुरूप उन्होंने कोई काम नहीं किया है। लोग बहुत परेशान हैं और बहुत तकलीफ में हैं। उन सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए निश्चित रूप से इस मंच पे सारे नेता इकट्ठे हुए हैं। चूंकि आदरणीय शरद पवार जी इस देश के बहुत वरिष्ठतम राजनेताओं में से हैं और उनको विभिन्न विभागों में काम करने का, सरकार को चलाने का, कुछ सरकारी समस्याओं को पे अपने विचार रखने का एक बहुत गहरा अनुभव है। तो मुझे लगता है कि सब लोग मिलकर उनके उस अनुभव का लाभ उठाना चाहते हैं और चूंकि सारे राजनीतिक दल इकट्ठे हो रहे हैं, राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसमें राजनीति पे तो चर्चा लाजिम है जो कि होगी। और चूंकि सियासत चल रही है इस समय इस देश में, भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके एक बड़ी मीटिंग की है, उनके सारे नेता इकट्ठे हुए थे। तो विपक्ष को भी अधिकार है, विपक्ष के भी हित में ये बात होती है कि वो लोग भी अगर बैठ के इस मुद्दे पे बात करते हैं तो शायद ये एक अच्छा बिल्कुल ठीक मौका है जिसपे उनको बातचीत करना चाहिए। मैं यूपी के इलेक्शंस नजदीक है, तो ऐसे में ये जो मीटिंग है, क्योंकि यूपी के अलावा पंजाब और भी कई रियासतों के इलेक्शन नजदीक है, तो क्या ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले तमाम तरह इलेक्शंस में, क्योंकि 2024 से पहले ही ये रियासती इलेक्शंस आने वाले हैं, तो किस तरह से एक रोड मैप बनाया जाए बीजेपी के खिलाफ? हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो आने वाले दिनों में जो केंद्र की सरकार बनेगी 2024 में, उसका रोड मैप भी तैयार करता है और उसका भविष्य भी तैयार करता है। क्योंकि 80 वहां पे लोकसभा की सीटें हैं, तो अगर वहां पर हम जो भारतीय जनता पार्टी से असहमत पार्टियां हैं, वो अगर सारे लोग मिलकर एक मंच बनाकर वहां पर अगर ताकत के साथ उस चुनाव को लड़ते हैं, तो मैं सोचता हूं 2022 में इस बात का फैसला हो सकता है कि 2024 का मंजर क्या होगा और 2024 में सियासत का चेहरा क्या होगा। विश्वास पाठक जी, आपने सुना कि तमाम तर पार्टियां आ रही हैं बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर कि आगे किस तरह से, चाहे रियासती इलेक्शंस हो या फिर 2024 का इलेक्शन हो, किस तरह से बीजेपी के खिलाफ तमाम तर पार्टियां एकजुट होंगी और इलेक्शन लड़ेगी। इस पर आज मीटिंग होने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के खिलाफ सब लोग इकट्ठा आना ये बहुत स्वाभाविक बात है कि इनके सर्वाइवल का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी, फिर हमारे जो नेताजी है नरेंद्र मोदी जी, इनका कद जिस प्रकार से हम परफॉर्म कर रहे हैं, पहले हमको 284 सीट्स मिली, फिर 313 सीट्स मिली, और अभी भी उनकी जो काम करने का तरीका है और लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो देखते हुए इनको सबको इकट्ठा आना स्वाभाविक है और हम उसका स्वागत करते हैं। हमें भी एक अच्छा विपक्ष चाहिए। लेकिन आज की जो मीटिंग हो रही है, ये शरद पवार जिनका मैं आदर करता हूं, महाराष्ट्र से है, वो बहुत अनुभवी है, लेकिन उनका एक सपना है, वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाया और मुझे डाउट है वो पूरा होएगा क्या। देखिए, पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के पहले भी यहाँ पर एक फ्रंट बना था, उन्होंने कांग्रेस को डिस करके यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए थे। फिर कांग्रेस में आने के बाद जो सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े रह के 1999 में उन्होंने एक एनसीपी नाम की पार्टी बनाई। आज 22 साल हो गए, 22 साल होने के बावजूद भी उनके 50-55 से ज्यादा विधायक महाराष्ट्र में नहीं चुन के आ रहे हैं। मैं थोड़ा कंपैरिजन करूंगा, अखिलेश यादव की मैं बात करूंगा, मैं ममता बनर्जी की बात करूंगा, उधर तेजस्वी यादव की बात करूंगा। ये कल के सब बच्चे अपने बलबूते पे, जयललिता इन्होंने बलबूते पे सरकार बना ली, लेकिन शरद पवार क्यों नहीं बना पाए, ये सोचना जरूरी है, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। इनकी क्रेडिबिलिटी एकदम शून्य है। ये अपॉर्चुनिटी का राजनीति करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में इनको कहीं पे चांस नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से उनके जोड़ तोड़ करके शिवसेना को गुमराह करके जो सरकार बनाई है, इस प्रकार का जो नेतृत्व होता है उसको कुछ समय तक, कुछ हद तक लाभ मिलता है। लेकिन इस बात का जवाब बृजमोहन जी से ही जानना चाहेंगे। बृजमोहन जी, विश्वास जी का कहना है कि शरद पवार की क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो जोड़ तोड़ की सियासत करते हैं। मैं विश्वास भाई की इस बात से पूरी तौर से असहमत हूं और असहमति का कारण यह है कि शरद पवार साहब की यदि क्रेडिबिलिटी ना होती तो आज देश में जब भी नरेंद्र मोदी साहब के, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ एक अगर ताकतवर और समझदार नेता की बात आती है तो उसमें सबसे पहला नाम आदरणीय शरद पवार जी का ही होता है। तो मैं पाठक साहब की इस बात से सहमत नहीं हूं। और जहां तक बात जोड़ तोड़ की है, तो अभी जिस प्रकार से अभी हाल का, चूंकि मैं अभी तत्काल का उदाहरण दूं तो बेहतर होगा, नहीं तो कहानी तो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। अभी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया,
क्या वो जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं थी? क्या उसको जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं कहेंगे? तमिलनाडु में लोगों ने जो देखा वो क्या था? वो क्या जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं है? मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस के चुनी हुई सरकार को चुराकर भारतीय जनता पार्टी ले गई, क्या वो जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं थी? तो मेरा कहना यह है कि जब हम किसी दूसरी राजनीतिक दल पे उंगली उठाते हैं तो हमको निश्चित रूप से अपनी ओर भी देखना होगा, क्योंकि देश के लोग भी इन सारी चीजों को बहुत समझदारी और बारीकी से देख रहे हैं। और मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये कहा करती थी कि उनमें बड़ी एका है, वो सारे लोग यूनाइटेड हैं, उत्तर प्रदेश में आप देखिए क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी साहब के बीच का जो द्वंद्व है वो पूरा सामने आ चुका है, खुल के सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल में है। मुश्किल में इसलिए कि कर्नाटका में वहां के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने फ्रंट खोला हुआ है। यही स्थिति उत्तराखंड में, यही स्थिति उत्तर प्रदेश में और यही स्थिति मध्य प्रदेश में है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पर कि सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा मुश्किल अगर किसी के सामने है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने। इस बात का कमेंट हम रिएक्शन जरूर लेंगे विश्वास पाठक जी से, लेकिन उससे पहले गोपाल तिवारी जी आपसे जानना चाहेंगे कि एकजुट करने की कोशिश तमाम तरह ऑपोजिशन पार्टियों की, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि कांग्रेस की भी ये कोशिशें रही हैं लेकिन नाकाम रहे। इस बार कांग्रेस खुद को कहां पर पाती है? देखो मैडम, ये लोकतंत्र भारत खड़ा करने में कांग्रेस पार्टी का काफी योगदान है। आप सभी जानते हैं, देश जानता है। अभी मोदी जी आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को जो चांसेस मिले मोदी प्रभाव के व्यक्तित्व के कारण, उस समय भी 2014 में भी 2 नंबर की लोकसभा में पार्टी कांग्रेस रही है, 44 सदस्य थे। उसके बाद 2019 में भी इन्होंने पुलवामा का आधार लिया, कुछ लिया, और उसके बाद भी मोदी सरकार के खिलाफ जो पार्टी आई है वो उभर के 2 नंबर की पार्टी फिर भी दूसरी बार भी कांग्रेस आई है। उस समय अपनी कांग्रेस की संख्या 52 थी। हालांकि हम विपक्ष का नेता नहीं बन पाए क्योंकि उसके लिए जितनी सीट जरूरी थी और 10% वो नहीं मिल पाई, हम मानते हैं। लेकिन ये सब दोनों लोकसभा में ये सभी पार्टियां अपने अपने इससे लड़ चुकी है। फिर भी 2 नंबर की पार्टी और इतने सारे सांसद ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का आए हैं, ये वास्तवता सत्य सामने है। उसके बावजूद भी 5 राज्यों में कांग्रेस आई है, सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में। उसके बाद ये जोड़ तोड़ की राजनीति हुई है। कर्नाटक की गवर्नमेंट, गोवा की गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट कैसे हटाई गई, कैसे वहां पे बिल्कुल हॉर्स राइडिंग हुई और वो हिसाब से उन्होंने सत्ता हटाई, वो सब जानते। हमें इस बात की खुशी है कि मोदी डिजास्टर ये इन लोगों को अभी मतलब एहसास हो रहा है और अभी इनकी कितने अपने देश को उसके लिए भुगतान कर रहा है देश, ये इसकी वास्तवता वो जान चुके हैं। और कहीं न कहीं विपक्ष में ये हलचल है कि भाई हम एक अच्छा ठीक एक कोशिश है कि तमाम तरह पार्टियां जो है एकजुट हो जाए बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। लेकिन गोपाल जी ये बताइए कि कांग्रेस कहां पर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी जिस तरह से महाविकास आघाड़ी में कहीं ना कहीं दरार दिख रही है, ऐसे में क्या ये कोशिश हो रही है कि एक न सिर्फ नॉन बीजेपी अलायंस बल्कि नॉन कांग्रेस अलायंस बनने की कोशिश हो रही है? देखो ये बातें हुई है इससे पहले। एमआईएम ने किस तरह का रोल निभाया, बहुजन वंचित आघाड़ी ने किस तरह का रोल निभाया, अभी जो कुछ इलेक्शन हुए उसमें किसका फायदा हुआ, इनडायरेक्टली बीजेपी का हुआ। ये मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि इससे बीजेपी का फायदा हुआ। वास्तवता ये है कि इतने सारे सांसद और स्ट्रेंथ होने के बावजूद कांग्रेस के बिना ये दूसरी आघाड़ी और ठोस पर्याय जो बोलते हम ऑप्शन वो नहीं दे पाएंगे। तो कांग्रेस साथ देगी अगर शरद पवार यशवंत सिन्हा एक अलायंस बनाने में कामयाब हो जाते, एक थर्ड फ्रंट बन जाता है, तो कांग्रेस साथ देगी पूरा उसमें? तो उनके पास से कोई प्रस्ताव आए तब बात करेंगे ना, लेकिन वो भी नहीं नकारेंगे क्योंकि महाराष्ट्र हमारे साथ है और महाराष्ट्र में कोई दरार नहीं गिर रही है। महाविकास आघाड़ी अच्छी तरह से मजबूत है। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि तो कांग्रेस ने फिर क्यों ऐलान किया कि महाराष्ट्र में अगले इंतखाबात अकेले लड़ेगी कांग्रेस? देखो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जब सम्मेलन है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हमेशा हर पल 24 घंटे सतर्क रहना पड़ता है भाई, क्योंकि 2014 में
आखिरी में पृथ्वीराज चौहान जी का जब सरकार थी तब आखिरी में एनसीपी ने अपना सपोर्ट हटा दिया था। उसके बाद जो गवर्नमेंट आई फडणवीस सरकार की, उस समय शिवसेना ने उनका सपोर्ट हटा दिया, तो एनसीपी के पवार साहब ने उनको सपोर्ट दिया आवाजी मतदान से और उनको बहुमत दिया। फिर भी वो हम चाहते हैं कि भाई राज्य के हित में दोबारा इलेक्शन ना हो, उसके पीछे अच्छा मकसद था, तो हम सराहना करते। देखो पार्टी पॉलिटिक्स एक मर्यादा तक रहती है और स्टेट की और देश की राजनीति का हित देख के उसकी भी एक मर्यादा रहती है। लेकिन महाविकास आघाड़ी 5 साल के लिए बनी है, ये वास्तवता है। हम सब एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। इन्होंने बीजेपी ने राज्यपाल कोश्यारी के पास जाके लेटर दे दिया कि हम गवर्नमेंट नहीं बना पाते। जो सामने ऑप्शन आया शिवसेना से, तो हम इतने झटपटाए नहीं थे कि तुरंत दे दिया। गोपाल तिवारी जी, समय लगा। आपसे पूरी बात जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजीता जहां जुड़ चुकी है। रंजीता, काफी अहम मीटिंग होने जा रही है और थर्ड फ्रंट के तौर पर, इनिशिएटिव के तौर पर इस मीटिंग को देखा जा रहा है। मुरज़ा, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से इसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि 2024 की तैयारी की जा रही है, न सिर्फ शरद पवार बल्कि उनके यहाँ जो बैठक शुरू की हुई है उसमें कई क्षेत्र के इंटेलेक्चुअल भी शामिल होंगे। 20 लोगों का ये लिस्ट है जिसमें यशवंत सिन्हा से लेकर पूर्व जो चुनाव आयुक्त हैं वो यहाँ शामिल रहेंगे। जावेद अख्तर इस बैठक में रहेंगे। इंटेलेक्चुअल्स को भी बुलाया गया है इस बैठक में। बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से चहलकदमी शरद पवार के घर पर प्रशांत किशोर की 2 बैठकें हो चुकी हैं, ऐसे में एक थर्ड फ्रंट की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। बैठक के बाद पता चल पाएगा कि आखिर किस तरह की ये रणनीति रहती है। हालांकि इसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ है। कांग्रेस जो है वो इसको लेकर अभी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है वो वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी है। कांग्रेस अभी ये देख रही है कि आखिर थर्ड फ्रंट को लेकर किस तरह की कवायद है, क्या इसे शरद पवार लीड करेंगे, क्या दूसरी पार्टियों का समर्थन इसको मिल रहा है। उसके बाद कांग्रेस जो है वो अपने पत्ते खोलेगी इस पूरे मामले पर। रंजीता, क्या कांग्रेस के बिना ये थर्ड फ्रंट बन सकता है और बनेगा तो क्या स्टेबल रहेगा? देखिए, आपको याद होगा जब कांग्रेस सोनिया गांधी हो या फिर जो भी बड़े नेता कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनका शक्ति प्रदर्शन हमने कर्नाटक के जब नतीजे आए थे उसके बाद हमने देखा था कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ नजर आई थी। चाहे हम ममता बनर्जी की बात करें, हेमंत सोरेन की बात करें झारखंड में, बिहार में तेजस्वी की बात की जाए, बिहार में एक साथ चुनाव भी लड़ा है कांग्रेस ने। तो एक थर्ड फ्रंट की कवायद पिछले लोकसभा के समय से ही देखा जा रहा है। बात अटक इस बात पर जाती है कि क्या राहुल गांधी के नाम पर थर्ड फ्रंट में एकजुटता आ पाएगी? तो निश्चित तौर पर नहीं, क्योंकि काफी बड़े नेता जो है वो थर्ड फ्रंट को लीड कर रहे हैं। कांग्रेस इसको अगर शर्त रखती है कि राहुल गांधी उसको लीड करेंगे तो शायद गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जो वरिष्ठ नेता जो है थर्ड फ्रंट में, चाहे हम शरद पवार की बात करें, ममता बनर्जी की इसमें बात हो या फिर दूसरे नेता, वो अगर लीड करते हैं तो निश्चित तौर पर, और कांग्रेस अगर इस बात को मानती है तो थर्ड फ्रंट की एक बड़ी तस्वीर आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। बृजमोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अगर कांग्रेस चाहे कि थर्ड फ्रंट को राहुल गांधी जो है लीड करे तो क्या एनसीपी इसके लिए तैयार होगी? अभी ये जो आपका प्रश्न बहुत समय से पहले है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं जी कि हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई सशक्त दल है जिसको कि सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, 2019 में उनको 12 करोड़ वोट मिले थे, तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि कांग्रेस से अलग हटकर कोई फ्रंट बनाना निश्चित रूप से राजनीति में संभव नहीं है। जहां तक बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है, तो हमारी पार्टी तो जिस दिन से यूपीए का गठन हुआ है उस दिन से हम लोग लगातार साथ काम कर रहे हैं, और आज भी आदरणीय शरद पवार जी का संवाद
कांग्रेस के सारे नेताओं से, कांग्रेस के सारे नेतृत्व के साथ है। शरद पवार जी साहब की ही ये कोशिश थी कि महाराष्ट्र में एक सफलता के साथ 3 पार्टियों का गठबंधन हुआ और निश्चित रूप से अगाड़ी सरकार आने वाले 5 सालों तक और उसके बाद के भी चुनाव को जीतने की क्षमता अगर रखती है तो इसीलिए रखती है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच में एक संवाद है और बेहतर एक समझ है और जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता किसी स्तर पर जी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। गुपकार अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा रुख करते हैं। ये भी हैं, ये भी जाएंगे और तारिगामी साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको ये पता, ये मालूम एजेंडा क्या रहेगा इस मीटिंग का? कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं हुआ है। वहाँ पे आप हर बात पे बोल सकते हैं। ये डॉक्टर साहब इसलिए पूछ रहे हैं कि जब ये लोगों का एक फीडबैक है कि जो दिल्ली में मीटिंग होने वाले हैं तो उनकी चॉइस होगी, वही होगा और कोई भी लीडर जाएंगे उसकी शायद किसी की ये सुनिए मैं इसमें एक गुजारिश कर लूंगा आपके जो और बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत लोगों के जो कंसर्न्स हैं, जो उम्मीदें हैं इस मीटिंग से और हमसे, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। मैं एक गुजारिश बोले, प्लीज हैव सम पेशेंस। और क्योंकि एजेंडा नहीं है, जिन्होंने मीटिंग बुलाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, एजेंडा कोई मुकर्रर है या नहीं हमें इतला नहीं, और हमारा मौक़िफ़ जो है पीएजीडी का उसको हम दोहराएंगे उस बड़े ऐवान में, बड़ी लीडरशिप के सामने। वो हमें मौका मिला है, हम अपने आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं। हम एक मिनट प्लीज 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 नॉट वन वे, प्लीज लिसन टू अस। हमें वहां जाना है अपने अवाम की वकालतनामा लेकर। हम वकालत कर लेंगे उस अदालत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की तरफ से। वो वकालतनामा मिला है, आईन के अंदर जो हमें गारंटीज मिली हैं पहले से ही, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपील कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि वो रिकंसिडर कर ले। महबूबा जी, बाबा जी पहले पूछना चाहूंगा कि आप देखिए, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है। आप जानते हैं मुफ्ती साहब हर बात शुरुआत करते थे डायलॉग के साथ। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये जरूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया, जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था। जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था। मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा, हमारा ये ख्याल था कि अगर पीएजीडी के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इनवाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं, जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। यहाँ गरीब लोग चंदा जमा करके साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों से या अपने लोगों से मिलने जाते हैं। नहीं, हम कोशिश करेंगे कम से कम जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जैसे कैदियों की रिहाई है, हमारे लोग यहाँ मुसीबत में हैं जिनका बहुत नुकसान हो गया 2019 के बाद, ट्रांसपोर्टर्स है, टूरिज्म है, बाकी है। मगर ये बातें बात की है। पहले हमारा, जैसे फारूक साहब ने कहा, जो हमारा पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है,
हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। नहीं, मैंने कहा ना, मैंने कहा पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इनको करना चाहिए, जिनको यहाँ नहीं कर सकते कम से कम जम्मू कश्मीर शिफ्ट करना। मैं सफाई से एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक कायदियों का सवाल है, जैसा कि अभी आपने कहा इंजीनियर रशीद साहब हैं, क्या और भी लीडर है, अभी शबीर साहब बेचारा बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, और कई हमारे नौजवान जो हैं मुख्तलिफ जेलों में हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पार्लियामेंट मेंबर मसूदी साहब, इन्होंने भी वकालत की है पार्लियामेंट के अंदर भी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज हमें एक और मौका मिला है, सबसे पहले ये कि ये गलतफहमी ना हो कि उनका एजेंडा क्या होगा। हम वहां उस एजेंडे पर दस्तखत करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कौन सी तजवीज है, अगर वो हमारे हक में होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक में होगी, हम हाँ करेंगे, अगर वो हक में नहीं होगी हम बरमला ना कर लेंगे, इसमें कोई गलतफहमी नहीं। लास्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप सब पूछना चाह रहे हैं, देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन 370 and 35A। थैंक यू। थैंक यू। ओके सर। डॉक्टर साहब अल्लाह हाफिज़। नो कॉम्प्रोमाइज। तो नाजरीन, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने मीडिया से बातचीत की और कहा गया है कि देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन 370 and 35A। तो एजेंडा ओपन रखा गया है और लीडरान का कहना है कि तमाम तर जो बातें, जो कंसर्न्स है जम्मू कश्मीर के अवाम की, उसको लेकर के बात की जाएगी, अपना मुद्दा उठाया जाएगा और स्टैंड लिया जाएगा। पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से भी बात होगी, ऐसा महबूबा मुफ्ती का कहना है। साथ ही तारिगामी ने कहा कि जो हक की बात है वो की जाएगी, लोगों की तर्जुमानी की जाएगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों ही रीजन के लोगों के हक की बात की जाएगी। और एक अलायंस के तौर पर PAGD रिप्रेजेंट करेगी वहां पर मीटिंग में, जो कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में 24 जून को होनी है। तो एजेंडा जो है अभी भी PAGD ने ओपन रखा है कि तमाम तर मुद्दों पर ही बात होगी और जो जो कंसर्न्स है, जिस तरह से कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनकी रिहाई, 370 और 35A, इन तमाम तर मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। वहीं तारिगामी ने एक बात ये भी मीडिया से बात करते हुए कही कि जो भी तजावीज़ पेश की जाएगी, अगर उन पर मरकज हामी भरती है, रजामंद होती है, तो ही बात आगे बढ़ेगी, तो ही किसी भी मुद्दे पर हाँ की जाएगी, नहीं तो नहीं। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि डायलॉग से कभी कोई परेशानी नहीं थी, डायलॉग करना इम्पोर्टेंट है और डायलॉग से वो पीछे नहीं हट रहे थे, डायलॉग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेजर जो कंसर्न्स है वो एक बार ड्राफ्ट करना काफ़ी ज़रूरी था कि किन मुद्दों पर बात होगी, क्या क्या कंसर्न्स उठाने ज़रूरी है। तो महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, तारिगामी तीनों ने ही ये बात कही कि लोगों के जो मुद्दे हैं, लोगों के जो कंसर्न्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करेगी PAGD वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मीटिंग में 24 जून को जो होने वाली है। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।